जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? बढ़िया, अच्छे से होली मना ली, अच्छे से रंगों के त्योहार का आनंद ले लिया। तो वापस आ जाइए, पढ़ाई पे जुड़ते हैं और बात करते हैं अपन थोड़ी। प्रश्न बहुत सारे पढ़े थे, थ्योरी की बात करते हैं, इकोलॉजी की। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और इकोसिस्टम की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे 2 दिन। पारिस्थितिकी या हम इसको कहेंगे मित्रों इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, पारिस्थितिकी का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का पिता। अगर हमें पिताजी की बात करें मित्रों, तो कहा जाता है रिटर नामक साइंटिस्ट को। रिटर नामक साइंटिस्ट को पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या की थी सबसे पहले। व्याख्या करने का श्रेय जाता है, साइंटिस्ट का नाम है हैकेल साहब को जाता है। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, भारतीय पारिस्थितिकी का पिता, भारतीय पारिस्थितिकी का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो मित्रों ये हो जाएगा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी। याद रखना, अपन बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है रिटर को। पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या की थी हैकेल ने। और भारतीय पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। किसको कहा जाएगा मित्रों? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अब सबसे पहले पारिस्थितिकी क्या होती है? अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, परिभाषा, पारिस्थितिकी किसे कहा जाता है? तो बेटा पारिस्थितिकी विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है, जिसमें जीवों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो बेटा पारिस्थितिकी, इकोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। और कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है, तो वो क्या खाता है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, उसके रहने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग करता है, उसके आवास में क्या क्या सामग्री है, उन्हें वो कैसे प्राप्त करता है, यानी कि उसके चारों ओर का वातावरण के साथ अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी की इकाई किसे कहते हैं बेटा? अगर इकाई हमें पूछ ले तो इकोलॉजी की यूनिट, इकाई बोला जाता है ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव को। तो पारिस्थितिकी का पिता माना जाता है रिटर को। पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या की थी हैकेल ने। भारतीय पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। तो बेटा इकोलॉजी जो होती है वो विज्ञान की एक शाखा है,
जिसमें जीव का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नोट कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेटा इकोलॉजी की सबसे छोटी इकाई होती है जीव। क्या होता है? जीव, जिसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है जीव। जीव ऑर्गेनिज्म कहलाता है। जीवों का समूह, जीवों का समूह। और मित्रों, जीवों का समूह मिलकर कहलाता है जाति, स्पीसीज। जाति और जातियों का समूह मिलकर कहलाता है, आपको याद होगा तो, समष्टि, पॉपुलेशन। क्या कहलाएगा? समष्टि। तो अच्छे से याद रखना बेटा, सबसे छोटी इकाई हो गया जीव। जीव मिलकर कहलाते हैं जाति, जाति मिलकर कहलाते हैं समुदाय, समष्टि, और समष्टि मिलकर, समष्टि का ग्रुप जो होता है मित्रों, वह कहलाता है समुदाय। समुदाय, कम्युनिटी। समुदाय क्या कहलाएगा बेटा? कम्युनिटी, समुदाय कहलाता है। और समुदाय मिलकर, समुदाय का समूह कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं, इकोसिस्टम कहलाते हैं। और मित्रों, इकोसिस्टम मिलकर, इकोसिस्टम का समूह कहलाता है जैव मंडल, बायोस्फीयर। और जैव मंडल का निर्माण 3 चीजों से हुआ। एक वायुमंडल, एक जलमंडल, और एक स्थल मंडल। ये है बेटा छोटी से छोटे इकाई से लेकर बड़ी से बड़ा बायोस्फीयर। तो छोटे छोटे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या होता है मित्रों? जीव। जीवों का समूह क्या कहलाता है? जाति। जाति का समूह क्या कहलाता है? समष्टि, पॉपुलेशन। समष्टि का समूह कहलाता है समुदाय, कम्युनिटी। समुदाय का समूह कहलाता है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम मिलकर कहलाता है जैव मंडल, बायोस्फीयर, जहां पर वायुमंडल होता है, स्थल मंडल होता है और जल मंडल होता है। नोट कर लो एक बार इसको अच्छे से। तो बेटा इकोसिस्टम में छोटी से छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? जीव। जीव मिलकर क्या कहलाते हैं? तो कहेंगे जाति। जाति मिलकर समष्टि, समष्टि मिलकर समुदाय, समुदाय मिलकर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मिलकर बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर मिलकर 3 प्रकार, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। चलिए बढ़े आगे।
तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? इकोलॉजी की। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इकोलॉजी का पिता कौन है? रीटर। इकोलॉजी शब्द की व्याख्या किसने की? हैकल ने। इकोलॉजी, भारतीय इकोलॉजी का पिता प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। और इकोलॉजी की इकाई क्या होती है? जीव। इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर हमने कहा इकोलॉजी में सबसे छोटी इकाई जीव। जीव मिलकर कहलाते हैं जाति, जाति मिलकर समष्टि, समष्टि मिलकर समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र, उससे जैव मंडल, और जैव मंडल में 3 स्तर, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। लिख दो, तीनों लिख भी दिया। चलिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं जीव, ऑर्गेनिज्म। जीव किसे कहते हैं? जीव, जीव की बात करूं बेटा तो याद रखना, यह एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनका जीवन चक्र, जो लाइफ साइकिल है बेटा, जीवन चक्र निश्चित होता है, निश्चित होता है, जीव कहलाते हैं। तो बेटा जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनका जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल, वो निश्चित होता है, उसे अपन जीव कहते हैं। तो बेटा जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जीवन चक्र जो है वो फिक्स होता है, निश्चित होता है, तो उसे अपन जीव कहते हैं। तो जीव मित्रों, जीवन चक्र फिक्स होगा, यानी कि फिक्स है, पहले भ्रूण होगा, फिर शिशु होगा, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि पहले भ्रूण हो गया, सीधा किशोर हो गया, फिर बाल्यावस्था आ गई, फिर भ्रूणावस्था आ गई। जीवन के, लाइफ के जो चक्र है, लाइफ के जो स्तर है, लाइफ के जो साइकिल है, वो हमेशा और हमेशा क्या होते हैं मित्रों? फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। नेक्स्ट मित्रों, जीव मिलकर के निर्माण करते हैं जाति का। किसका निर्माण करेंगे? जाति। तो जाति कह दो या प्रजाति कह दो, एक ही बात है, जाति या प्रजाति। जाति किसे कहते हैं? तो जाति मित्रों जीवों का समूह, जीवों का ऐसा समूह जिसमें उपस्थित जीवों का ऐसा समूह जिसमें उपस्थित जीवों की आकार आकृति समान, आकार आकृति समान, जीवों का ऐसा समूह होगा बेटा जिसमें उपस्थित जीवों की आकार आकृति समान, कौमा मूलभूत आवश्यकताएं समान, मूलभूत आवश्यकताएं समान, तथा आनुवांशिक संगठन समान। भाई गुणसूत्र सब में समान होने चाहिए। आनुवांशिक संगठन समान एवं आपस में जनन करने की क्षमता होती है।
आपस में जनन करने की क्षमता होती है एक जाति कहलाता है। क्या कहलाएगा मित्रों? एक जाति कहलाता है। देखो जीवों का समूह, अब कह लो बेटा कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, बंदर भी है, सब एक जगह बैठे हैं, क्या ये सब एक जाति है? नहीं, ये सब एक जाति नहीं है, वो अलग अलग जाति है। जाति जीवों के ऐसे समूह को कहा जाएगा, जाति जीवों का समूह है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मित्रों ऐसा समूह जिसके अंदर उपस्थित समूह में जीवों की आकार आकृति समान होनी चाहिए, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं समान होनी चाहिए और आनुवंशिक संगठन समान होना चाहिए और आपस में जनन करने की क्षमता होती है, तो जीवों का ऐसा समूह एक जाति कहलाता है। नोट कर लो। तो जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, लेकिन इनका जीवन चक्र निश्चित होता है। और जाति जीवों का समूह, लेकिन ऐसा समूह जिसमें उपस्थित जीवों की आकार आकृति समान, मूलभूत आवश्यकताएं समान, आनुवंशिक संगठन तथा आनुवंशिक संगठन समान एवं आपस में जनन करने की क्षमता होती है, तो जीवों का ऐसा समूह एक जाति कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा एक दो परिभाषा लिखते हैं। चलो नोट। सबसे पहला मैंने लिखा कुंजशिला जाति, कुंजशिला प्रजाति। क्या लिखा हमने? कुंजशिला प्रजाति। तो बेटा कुंजशिला प्रजाति जीवों के समूह को कहेंगे, वो तो जाति होगी। लेकिन कुंजशिला जाति किसे कहते हैं? कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, कीस्टोन स्पीसीज। कुंजशिला जाति कीस्टोन स्पीसीज जीवों का ऐसा समूह, या चलो जाति नहीं की थोड़ी और परिभाषा चेंज कर दूं, किसी स्थान पर पाई जाने वाली वह जाति जिसके जीवों की संख्या सबसे कम लेकिन प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, तो वह कुंजशिला जाति कहलाती है। लिखो बेटा, किसी स्थान पर वह जाति जिसके जीवों की संख्या सबसे कम जिसके जीवों की संख्या सबसे कम लेकिन प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, लेकिन प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, तो वह जाति कुंजशिला जाति कहलाती है। संख्या सबसे कम लेकिन मित्रों प्रभाव सबसे ज्यादा, तो वह जाति क्या कहलाएगी? कुंजशिला प्रजाति। उदाहरण जैसे जंगल में शेर। शेर सिर्फ कहाँ रहता है? जंगल में, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जंगल में जो शेर रहता है बेटा, उसकी संख्या सबसे कम होती है, एक आध शेर रहता है, उधर मत जाना, वहां शेर रहता है। तो ऐसे जीव जिनकी संख्या सबसे कम लेकिन प्रभाव सबसे ज्यादा, तो उसे कहा जाता है कुंजशिला प्रजाति। क्या नाम दिया जाएगा? कुंजशिला प्रजाति। नेक्स्ट,
नंबर 2, स्थानिक प्रजाति। या इसको बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज, स्थानिक प्रजाति। ये बेटा हरियाणा टेट में पूछा था इस बार। वह जाति जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे उदाहरण ऑस्ट्रेलिया में कंगारू। तो आपको याद होगा मुख्य रूप से कंगारू कहाँ होते हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो एक विशेष स्थान पर पाए जाते हैं कंगारू, केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, तो इसे कहा जाता है कुंजशिला जाति। तो वह जाति जिसके जीव विशेष क्षेत्र में मिलते हैं, बाकी जगह नहीं, तो उन्हें हम कुंजशिला जाति कहते हैं। क्या नाम देंगे बेटा उसको अपन? कुंजशिला जाति। सॉरी, जिसकी संख्या सबसे कम, प्रभाव सबसे ज्यादा, कुंजशिला, विशेष स्थान पर पाई जाती, एंडेमिक या स्थानिक प्रजाति। तीसरी जाति है बेटा, उसका नाम याद रखना, सूचक जाति। कौन सी जाति? इंडिकेटर, सूचक, सूचक जाति। वह जाति जिसके जीव वातावरण में पर्यावरण प्रदूषण की सूचना देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की सूचना देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की सूचना देते हैं। तो ऐसे जीव बेटा जो हमें पर्यावरण प्रदूषण की सूचना देते हैं, उन्हें हमेशा कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? एंडेमिक स्पीसीज। जो वातावरण में पर्यावरण प्रदूषण की सूचना देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सूचक जाति। जैसे उदाहरण लाइकेन। लाइकेन वातावरण में SO2 गैस के प्रदूषण की सूचना देते हैं, तो बेटा लाइकेन जो है वो वातावरण के अंदर SO2 गैस के प्रदूषण की सूचना देते हैं, तो उन्हें कहा जाता है क्या? सूचक जाति। और लास्ट एक परिभाषा और, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला प्रजाति किसे कहा जाता है? सुना आपने कभी अम्ब्रेला? बेटा अम्ब्रेला प्रजाति वह जाति होती है जिसके जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं। वह जाति जिसके जीवों को संरक्षण हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं।
विशेष प्रयास किए जाते हैं। वह जाति जिसके जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है अम्ब्रेला जाति। क्या कहा जाएगा? अम्ब्रेला जाति। उदाहरण एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करूं बेटा तो उदाहरण होगा जैसे टाइगर। याद है बेटा, टाइगर को बचाने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है, बहुत योजना, टाइगर प्रोजेक्ट, बहुत सारी क्रियाएं चल रही है। गोडावन लुप्त होने के कगार पर है, बचाने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं। तो वह जाति जिसको बचाने के लिए, जिसको संरक्षित करने के लिए सरकारों द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अम्ब्रेला जाति। नोट करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं, आपको पता है किसकी हम बात कर रहे हैं? एक बार वापस रिपीट कर दूं, बहुत अच्छे से हमने बात की है इकोलॉजी, या जिसको कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी की इकाई कहलाता बेटा जीव। पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है रीटर को, व्याख्या की थी हैकल ने। पारिस्थितिकी, भारतीय पारिस्थितिकी का पिता प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। परिभाषा विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन पारिस्थितिकी कहते हैं। सबसे छोटी इकाई होता है बेटा जीव। जीव मिलकर कहलाता है जाति, जाति मिलकर समष्टि, समष्टि से बनता समुदाय, समुदाय से बनता इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बनता है जैव मंडल। जैव मंडल 3 प्रकार का होता है, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनका जीवन चक्र जो होता है वो फिक्स होता है, तो हम उनको जीव कहते हैं। जीवों का समूह जाति होता है, लेकिन ऐसा समूह जिसमें उपस्थित जीवों की आकार आकृति समान, मूलभूत आवश्यकताएं समान, आनुवांशिक संगठन समान और आपस में प्रजनन करने की क्षमता होती है, तो जीवों का ऐसा समूह एक जाति कहलाता है। फिर हमने कुछ परिभाषाएं लिखी। कुंजशीला जाति, वह जाति बेटा जिसके जीव किसी स्थान पर सबसे कम होते हैं लेकिन प्रभाव सबसे ज्यादा होता, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू। स्थानिक प्रजाति, एंडेमिक स्पीसीज, वह जाति जिसके जीवों की संख्या किसी विशेष स्थान पर ही पाई जाती है, विशेष स्थान पर ही मिलते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू। तो कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, तो ये एक कुंज स्थानिक प्रजाति हुई। फिर है सूचक जाति, वह जाति जिसके जीव किसी स्थान पर पर्यावरण प्रदूषण की सूचना देते हैं वातावरण के अंदर, जैसे लाइकेन का पौधा SO2 गैस के प्रदूषण की सूचना देता है। और अम्ब्रेला जाति, वह जाति जिसके जीवों को संरक्षण देने हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं, उन्हें हम अम्ब्रेला जाति कहते हैं। जैसे टाइगर, गोडावन बचाने के लिए सरकार विशेष प्रयास करती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा अंतरजातीय संबंध। अंतरजातीय संबंध, इंटरस्पीसीज रिलेशन। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना किसी भी जाति के जीव कभी भी अकेले अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी न किसी रूप से दूसरी जाति के जीवों पर निर्भर होते हैं। कोई भी जाति होगा बेटा, उसके जीव कभी भी अकेले अपना जीवन यापन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी न किसी रूप से दूसरी जाति के जीवों पर निर्भर होते हैं, और इस प्रकार निर्भरता के साथ साथ उनके जो संबंध बनते हैं, उन संबंधों को अपन अंतरजातीय संबंध कहते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर 1, और ये होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने कभी सुना हो तो सहजीवन, सहजीवन, सिम्बायोसिस।
जिसमें प्लस प्लस सहजीवन। बेटा मैंने प्लस प्लस लिखा, प्लस प्लस का मतलब ये है दो जाति के जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जाति के जीवों को आपस में लाभ होता है। दोनों को ही लाभ, यानी कि प्लस प्लस, दोनों को ही आपस में क्या होता है बेटा, लाभ। उसे हम कहते हैं सहजीवन। दोनों ही जाति के जीवों को आपस में क्या होना चाहिए बेटा, लाभ। जैसे उदाहरण, मटर का पादप और उसके साथ राइजोबियम जीवाणु। बेटा मटर के पौधे की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु। मटर चाहे कोई भी पादप हो, वह कभी भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधा उपयोग में नहीं ले सकते। वो हमेशा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो बेटा मटर का पादप क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाएगा और भोजन उपलब्ध कराएगा राइजोबियम को। बदले में राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेगा और मटर के पौधे को उपलब्ध कराएगा। तो मटर को फायदा है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पूर्ति होती है, और राइजोबियम को फायदा है कि भोजन मिल रहा है। और ऐसा संबंध जिसमें दोनों को लाभ होता है वह हमेशा कहलाता है सहजीवन। लाइकेन का पौधा जिसके अंदर होता है बेटा शैवाल प्लस कवक का सहजीवी संबंध। याद करो, नीचे होता कवक, ऊपर होगा शैवाल। शैवाल में हरित लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन बनाएगा। तो शैवाल इसको भोजन देगा कवक को। कवक जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषण करके शैवाल को देंगे। तो दोनों को आपस में लाभ होता है, वह संबंध कहलाता है सहजीवन। तो ऐसा संबंध जिसमें दोनों जाति को आपस में होगा लाभ और जिसमें दोनों को लाभ होता है वह सहजीवन कहलाता है। नेक्स्ट, दूसरा होता है बेटा, उसको हम कहते हैं सहभोजिता। सहभोजिता कौन सा संबंध होगा बेटा, सहभोजिता प्लस शून्य, प्लस और शून्य। याद रखना बेटा, दो जाति की जीवों के साथ ऐसा संबंध जिसमें दोनों जाति के जीवों को, दोनों जाति के जीवों में से एक को लाभ होता है, प्लस एक को लाभ होता है तथा दूसरे को न लाभ व न हानि होती है। न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी।
न लाभ होता है न हानि होती है। अर्थात वह अप्रभावित रहता है। क्या रहेगा बेटा? अप्रभावित रहता है, जिसमें दूसरे को न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। उसी अपन क्या कहते हैं बेटा? अप्रभावी। अच्छा बेटा, इसका उदाहरण है बेटा पशु व पक्षी का संबंध। याद करो, अक्सर बारिश के दिनों में खेत में आपने देखा होगा, घास के मैदान में आपने देखा होगा, कोई गाय भैंस पशु घास खा रहा हो, एक पक्षी बगुला अक्सर आकर के उसके सींग पे बैठ जाता है। कई सारे कीट इंसेक्टा होते हैं, कीड़े मकोड़े, जो घास में छुप के बैठे रहते हैं, उस बगुले को नहीं दिखाई देते। लेकिन जैसे ही गाय घास खाने के लिए घास में मुंह डालेगी तो घास में हलचल होगी, हिलेगी डुलेगी। इससे मित्रों कई सारे कीड़ा जो घास में छिपके बैठे इंसेक्ट्स, उनको खतरा होगा और वो हलचल से बाहर आएंगे। तो पक्षी उड़ेगा, उनको खाएगा, सींग पे बैठ जाएगा, उड़ेगा, खाएगा, बैठ जाएगा। उस पक्षी को फायदा हो रहा है। जो भोजन नहीं मिल रहा था वो आसानी से मिल रहा है, लेकिन उसके बैठने से उस पशु को न तो कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान, तो वह कहलाता है सहज भोजित। तो दो जाति के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ और दूसरे को न लाभ न हानि, अर्थात वह प्रभावित रहता है। और तीसरा संबंध है बेटा, वह होता है परजीविता। प्लस माइनस परजीविता। परजीविता की बात करूं बेटा तो याद रखना, दो जाति के जीवों के साथ ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ व दूसरे को हानि होती है। एक को तो लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, तो वह संबंध कहलाता है परजीविता। तो दो जाति के जीवों के बीच पाया जाने वाला ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, वह कहलाता परजीविता। यह संबंध दो प्रकार का होता है। यह संबंध दो प्रकार से होता है। एक कर दूं, बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट। बाह्य परजीवी बेटा जो जीवों के शरीर की सतह पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बेटा? शरीर की सतह पर पाए जाते हैं। उदाहरण मच्छर, जूं, है ना, मच्छर, जूं, जोंक, हिमोरल जिसको खून चूसते बेटा जंतुओं पे पाए जाते हैं, यानी कि शरीर पर होते हैं, जैसे जूं, मच्छर
और खुद तो भोजन प्राप्त करते हैं, बदले में रोग देते हैं। उसको फायदा भोजन मिल रहा, हमें रोग दे रहा, नुकसान हो रहा है। और बी हो जाएगा अंतःपरजीवी, एंडोपैरासाइट। अंतःपरजीवी जीवों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं। ये अंदर प्रवेश करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसके उदाहरण की बात करूं बेटा तो हो जाएगा वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब आपके हो जाएंगे बाह्य परजीवी, ETC। तो ये है बेटा दो जातियों के बीच संबंध, जिसमें दोनों को लाभ होता है, एक को लाभ एक को हानि होती है। चलिए, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, उत्कर्ष ऐप में 90% डिस्काउंट चल रहा है, जो 21 से शुरू हुआ, और याद रखना इसकी लास्ट डेट 28 मार्च। 90% तक सभी कोर्सेज पर छूट दी जा रही है, साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी चाहते हो सरकारी सेवाओं में चयनित होने का, CET क्लियर करने का, पटवारी बनने का, LDC शिक्षक, तो जल्दी से आइए और घर बैठे एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए ऐप को सिलेक्ट कीजिए और अपने कोर्स को अपने अनुसार लीजिए। साथ ही साथ ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों, जीव विज्ञान की भागीरथी पुस्तक जो मेरी आपके पास बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए पहुंच सकती है, मात्र 110 रुपए, 160 नहीं बेटा, ये पुस्तक अब मात्र आपको 110 रुपए में मिलेगी। इसकी बेसिक प्राइस 160 नहीं, आज 28 तारीख तक ये 110 रुपए में आपको मिल रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने घर बैठे तैयारी को और मजबूत और धार देने के लिए इस पुस्तक को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो नाम मात्र के शुल्क में, क्योंकि ये पूरी कलरफुल है, रंगीन है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कलरफुल तो है ही है, इस किताब के अंदर एक बड़ा सा चार्ट भी आपको फ्री दिया जा रहा है, जिसमें बॉडी के सिस्टम पूरे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज की क्लास और ये था इकोसिस्टम का परिचय। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्यारे मित्रों, लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।